हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी जो गोधोली बुक है उसका चैप्टर नंबर 8। नाम है जीत जीत मैं निर्गत हूँ, जो बिरजू महाराज से रिलेटेड है। तो आज हम लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको पीडीएफ भी डाउनलोड करके खुद से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बच्चों, जहां तक आप लोग क्वेश्चन खुद से आंसर राइटिंग करोगे तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे दिमाग से यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं और आप खुद से यदि चैप्टर को पढ़ करके बनाओगे तो बहुत ही मतलब सटीक उसका आंसर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद से जरूर करोगे ट्राई। अगर आप लोगों को नहीं बनता है तो थोड़ा थोड़ा हेल्प इससे जरूर लेना, लेकिन आप पूरा इससे लिखने की कोशिश मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा है। क्वेश्चन फर्स्ट में जो पूछा है वो लिखा है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, यानी लखनऊ और रामपुर के बीच क्या रिलेशन रहा है बिरजू महाराज का। तो यहाँ पे उत्तर में लखनऊ से बिरजू महाराज का जन्म का संबंध रहा है और रामपुर का संबंध उनके बहनों के जन्म से रहा है। किंतु रामपुर में बिरजू महाराज करीब 1.5 साल के उम्र से रह रहे थे, तो इसलिए रामपुर और लखनऊ से उनका एक संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। बाबूजी को नौकरी से जान छूटी, इसी कारण हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया, क्योंकि नवाब साहब के यहाँ महाराज जी बात करें तो बिरजू महाराज 6 वर्ष की उम्र से ही नाचते थे, जिससे अम्मा को परेशानी बहुत रहती थी कि इतने कम उम्र से मेरा बेटा नवाब के यहाँ नाच रहा है। इसलिए वो उनके पिताजी नौकरी छूट जाने के लिए वो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए। तो चलिए उत्तर इसका देख लेते हैं। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पल बिरजू महाराज निर्मला जी के स्कूल दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े। वहां निर्मला जी, जिनका नाम जोशी जी भी है, कपिला जी, लीला जी और कृपलानी आदि के संपर्क में वो आए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि इनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार यह प्रथम पुरस्कार मिला था। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो सिंपली चाचा जी एवं बाबूजी के साथ वो नाच रहे थे और इससे बिरजू महाराज को पहली बार कोलकाता में पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में उनको मिला था और ये बाबूजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए उन्हें मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी ही थे, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा। वो बहुत ही संगीत प्रेमी और स्वभाव के अच्छे थे। वे लंबे समय तक नवाब साहब के यहाँ नाचते थे कहने का मतलब नाच रहे थे, ठीक है ना। लंबे समय से वे नाच रहे थे नवाब साहब के यहाँ से। वह यहाँ पे नहीं होना चाहिए था वे, ठीक है ना। वे 54 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे, जब महाराज जी उस समय 9.5 साल के थे। ध्यान रखेंगे, जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी कहने का मतलब इनके पिताजी का, बिरजू महाराज के पिताजी का, यानी बिरजू महाराज के गुरुजी भी कह सकते हैं। तो उस समय ये 9.5 साल के थे, ठीक है ना। 9.5 साल के थे, यहाँ पे वे कर लेंगे, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू करी। कहने का मतलब ये जब अच्छे से नृत्य सीख लिए थे, अच्छे से इन्हें नाचना आ गया था, तो उसके बाद ये इन्होंने अपना कर्तव्य या कह सकते हैं शिक्षा किसे देना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले रसीम जी को दिए थे, आपको पता होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा रसीम जी को करीब 56 के आसपास दिए थे। 56 कहने का मतलब इनका एज जब 56 वर्ष हो चुका था, ठीक है ना। जब उन्हें सीखने वालों की खोज थी तो नृत्य की शिक्षा देनी शुरू कर दी और उस समय महाराज जी को सही पात्र की खोज भी थी। कहने का मतलब क्या है
बिरजू महाराज ये खोज रहे थे कि हम किसे शिक्षा दें और वैसे लोगों को शिक्षा दें जो शिक्षा के लिए पात्र हो या जो अच्छे से इसको मतलब नृत्य सीखने में रुचि रखता हो या नृत्य सीखने में वो अपना पूरी मेहनत लगाना चाहता हो, उसे वे शिक्षा देने स्टार्ट किए और वे व्यक्ति रसीम जी थे। वैसे तो इन्होंने औरों को शिक्षा दिए थे, आप देखेंगे प्रदीप जी को भी इन्होंने शिक्षा दिए थे, विदेशियों को भी इन्होंने शिक्षा दिए थे। तो नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो देखिए बिरजू महाराज जी के जीवन में जो दुखद समय आया था इनके पिताजी के मर जाने के बाद आया था, क्योंकि इनके घर में इतने पैसे नहीं थे कि ये घर मतलब पिताजी का 10वां कर सके, 13वीं कर सके। तो उस समय इन्हें बहुत दुखद समय का सामना करना पड़ा था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हो गई तब उनके लिए बहुत दुखदायी समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि 10वां किया जा सके। इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए थे। उन दोनों प्रोग्रामों में इन्हें 500 रुपये इकट्ठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने 10वां और 13वीं किए और ऐसे हालात में उन्हें नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में सबसे अधिक दुखद समय आया था। तो सिंपली आप यहाँ से कैसे लिख सकते हो, सिंपली ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे दुखद समय कब आया तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे कि बिरजू महाराज जी के पिता के मृत्यु के हो जाने के बाद उनके जीवन में सबसे दुखद समय आया था और उसके बाद कुछ अपने मन से इस तरीके से लिख दे वो। चले गए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्टली। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पेज पहले आगे हो गया था, ठीक है ना, आगे पीछे हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि शंभू महाराज, ठीक है ना, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पे प्रकाश डालिए। यानी बिरजू महाराज और जो उनके चाचा शंभू महाराज थे तो उनमें क्या रिलेशन था। तो सिंपली आप देख सकते हो कि उनके जो शंभू जी थे वे उनके चाचा थे। हमने यहाँ पे लिखा है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध बचपन से था, क्योंकि वे शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। महाराज जी कहने का मतलब बिरजू महाराज शंभू महाराज के साथ नाचा करते थे। इतना ही नहीं, बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार चाचा और बाबूजी के साथ ही मिला था। आगे चलकर कला के क्षेत्र में दोनों ने मिलकर बहुत विकास किया। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर, नर्तक क्या कहने का मतलब नाचने का जो जीवन था उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं उत्तर। तो कहता है कि कोलकाता की जो कॉन्फ्रेंस में जब महाराज जी नाचे थे तो उस समय कोलकाता की ऑडियंस ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी। इतना कि तमाम अखबारों में वे छा गए थे और दूसरे डांसर थे जो वहां पे दूसरे डांसर थे उनको लगा कि भाई लड़का ने कुछ कर ही डाला है। तो यहाँ से मेरा एक मोड़ हुआ। उसके बाद से ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कोलकाता, मुंबई इन जगहों पर होने लगी और मेरे जीवन पर नर्तक का इतना प्रभाव पड़ने लगा कि उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए। ठीक है ना, हम लोग फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखो 10 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 10 में ये पूछा गया है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की जो दिनचर्या थी वो क्या थी। तो देखो सिंपली जो संगीत भारती था इसका नाम चेंज करके इस संगीत भारती रखा गया था। तो आप सभी थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में ये हमको बताओगे कि संगीत भारती का पुराना नाम क्या था। ठीक है ना, इसका नाम चेंज हुआ था, उसके बाद इसे संगीत भारती दिया गया था, लेकिन इसका जो पहले का नाम था वो क्या था। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पे हमने बात करा है कि संगीत भारती में के प्रारंभ में उन्हें 250 रुपया मिलते थे और उस समय वे एक गांव में रहते थे और वो गांव आपको हम बता दें कि वो गांव एक जैन का था। ठीक है, सॉरी, वो जो मकान था वो एक जैन लोग का था जहां ये लोग मतलब उनकी माँ और एक रहते थे। वहां से प्रत्येक दिन इन्हें 5 नंबर का या 9 नंबर का बस पकड़ करके संगीत भारती पहुंचना था। यानी संगीत भारती कहें तो जहां ये नाच का प्रोग्राम करते थे। ठीक है ना, संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का अवसर बहुत कम मिलता था और जिससे ये दुखी होकर के उन्होंने वहां पे नौकरी छोड़ दी, रिजाइन मार दी।
तो इस तरीके से इनकी दिनचर्या थी संगीत भारती में, और कोई खास दिनचर्या नहीं था क्योंकि इन्हें अवसर ही कम मिलता था, मतलब मौका कम दिया जाता था। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में कहा गया कि बिरजू महाराज कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। वाद्य यंत्र कहने का मतलब जो बजता था, बजाया जाता, ठीक है। कौन कौन से बजाते थे? तो बिरजू महाराज सितार बजा लेते थे, गिटार बजा लेते थे, हारमोनियम, बांसुरी, तबला और सरोद जैसे वाद्य यंत्र क्या करते थे, बजा लेते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? क्वेश्चन 12 में ये पूछा गया है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। जो उनकी शादी हुई थी ना, उनके बारे में वो क्या बताते हैं। तो चलो फटाफट से इसका उत्तर देख लेते हैं कि अपने विवाह के बारे में वो क्या बताते हैं। तो कहा गया है कि जो कहते हैं खुद से, यानी रसीम जी के इंटरव्यू में, कि बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की साल में हो गई थी। यानी वो खुद बोलते हैं कि मेरी जो शादी हुई थी वो 18 साल की उम्र में हो गई थी। और विवाह करवाने का मेन रीजन क्या था कि मेरे पिताजी मर गए थे और माँ को घबराहट होती थी कि बेटे को शादी करा दे, ये करा दे, वो कर, ये सभी का होता है। तो जनरली इनके माता जी का भी यही हालत था और उनकी शादी 18 साल में हो गई। लेकिन उस समय विवाह करना महाराज जी गलती मानते हैं, क्योंकि बाबूजी की मृत्यु के बाद उनके घर में जल्दी जल्दी शादी करा देना और उनके ऊपर एक गृहस्थ जीवन का बोझ लाद देना, वो ये सभी चीज़ों को गलती मानते हैं। शादी से उनको बहुत सारा नुकसान भी हुआ और विवाह के वजह से, यानी शादी के वजह से ही वे नौकरी करना स्टार्ट किए थे या वे नौकरी करते रह गए। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है कि बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। शागिर्दों कहने का मतलब, शागिर्दों कहने का मतलब बताओ जरा। शागिर्दों कहने का मतलब वो चीज होता है जो उनके लाइफ में अच्छे अच्छे लोग आए या जिन्हें उन्होंने अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट माना है। तो वो कौन कौन से लोग थे और क्या उन्होंने उनके बारे में बताया है। तो देखो उनके बारे बिरजू महाराज अपने शिष्या यानी जो रसीम वाजपेयी उसको भी वे मानते हैं, शार्दिग्र मानते हैं, क्योंकि वे उन्हें शाश्वती कहते हैं, ठीक है ना। शाश्वती कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताना। तो शाश्वती कहने का मतलब उस समय लोग ज्यादातर महिलाएं ये सारे काम नहीं करती थी, लेकिन कोई खूबसूरत लड़की हो जो इस तरीके का कार्य करे तो बहुत से मतलब प्रॉब्लम उस समय हो रहा होता था। आज भी है, आज भी है, ऐसा थोड़ा आज नहीं है। तो इसके साथ ही वे बैरोनिक, फिलिप, मैकलिन, टॉप, तीरथ, प्रताप, प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को अपने शार्दिग्र बताए हैं, शार्गिर्द बताए हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, ये कहते हैं कि वे लोग भी अपना तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं और इनकी चर्चा भी आगे चलती रहेगी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया अपने शिष्या जो थी रसीम वाजपेयी इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि व्याख्या करें। अब हम लोगों को व्याख्या करने हैं। जैसे 500 रुपया देकर मैंने गंडा बंधवाया। गंडा बंधवाया ये किसने बनवाया था? तो बिरजू महाराज जी ने बंधवाया था। और आपको ये पता होगा कि बिरजू महाराज जो गंडा बंधवाए थे अपने ही पिता से बनवाए थे। क्यों? क्योंकि इनके जो पिताजी थे वही इनका गुरु थे। बहुत से बच्चे को लगा सर गंडा क्या होता है, तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि गंडा वो चीज होता है जिसको घुंघरू हम लोग बोलते हैं। घुंघरू जो पैरों में बांधा होता है और कमर में भी बांधा जाता है, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे जनरली बात किया गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक जित जित मैं निरखत हूँ पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध बिरजू महाराज से है। बिरजू महाराज को शिक्षा उनके पिताजी से ही मिली थी, वे ही उनके आरंभिक गुरु थे। गुरु दक्षिणा में पिताजी ने अम्मा से कहा कि जब तक तुम्हारा लड़का नजराना के मतलब गुरु दक्षिणा, ठीक है ना, नहीं देगा तब तक मैं गंडा नहीं बांधूंगा। जब बिरजू महाराज ने 500 रुपये पिताजी को दिया तभी पिताजी ने गंडा बांधा। उन्होंने कहा कि यह दक्षिणा मेरी है, अतः इसमें से एक भी पैसा किसी को नहीं दूंगा। मैं इसका गुरु हूं और इसने नजराना मुझे दिया है। तब 500 रुपया देकर बिरजू जी ने अपने पिता से ही गंडा बंधवाया था। अगर यहाँ पे हम लोग इस पंक्ति का सारांश समझें तो ये सारांश यह कहता है कि जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो बहुत ही बड़ी पवित्र परंपरा है। इसकी मर्यादा हम सबको रखनी चाहिए
तभी तो पिता पुत्र का संबंध रहते हुए भी जो बिरजू महाराज के पिता थे वो गुरु शिष्य का संबंध रखा। यानी देखो यहाँ पे पिता पुत्र का संबंध था दोनों में, लेकिन यहाँ पे जो बिरजू महाराज के गुरु थे यानी उनके जो पिता थे वे पिता का यहाँ पे भाव नहीं रखते हैं, संबंध नहीं रखते हैं। वे अपने पुत्र से यानी अपने जो शिष्य हैं उनसे वह शिष्य का ही और गुरु का ही संबंध रखते हैं। इसीलिए तो उन्होंने पैसा लेकर गंडा बांधा था। गुरु दक्षिणा में 500 रुपये लेकर ही गंडा बांधा। इस प्रकार गुरु की महिमा बड़ी है और मर्यादा युक्त भी है, उनकी रक्षा होनी चाहिए, जो हम लोग आज के डेट में नहीं करते हैं। आज के डेट में भी होनी चाहिए। गुरु का मतलब गुरु ही होता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब ख कहने का मतलब ये हम लोग व्याख्या का ख देख रहे हैं। कहता है कि मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसे उसको सिखाना है। देखो यहाँ पे चुराने का मतलब क्या, यहाँ पे वो कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ सीखा है, जो भी हमने नृत्य करने की जो कला सीखा है वो मैं चुराता नहीं हूँ। चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरा पराया हो, या चाहे वो मेरा शिष्य हो, हम सभी को समान बांटते हैं, सभी को शिक्षा समान देते हैं। ये नहीं कि किसी के लिए चुरा लिया और कहा कि नहीं अपने बेटे को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा और उसे दे दूंगा, ऐसा नहीं बात है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं। ये तो आपको बच्चों हर मतलब जैसे व्याख्या करने वाला मिले तो ये तो आपको फर्स्ट जो लाइन है वो लिखना ही पड़ेगा। और ये आपको हम बता दें कि जो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये 5 नंबर से प्लस में आएगा, ठीक है ना। 5 नंबर से कम में नहीं आता है, नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना तो 5 नंबर का आता ही है। तो कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक जित जित मैं निरखत से हूँ लिया गया है। इन पंक्तियों का संबंध बिरजू महाराज के गुरु शिष्य संबंध से है। जब बिरजू जी किसी को नृत्य सिखाते थे तो कोई कला नहीं चुराते थे, यानी लड़का लड़की का भेदभाव भी नहीं रखते थे, समान व्यवहार और समान शिक्षा देते थे। यह नहीं कि किसी को किसी भाववश कुछ सिखा दिया और किसी के लिए चुरा लिया, ऐसा नहीं था उनके मन में। अपने बेटे और अन्य शिष्यों में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके शिष्यों के प्रति उदार भावना थी और भीतर मन से किसी भी प्रकार का कलुषित करने का मतलब कोई चुराने वाला या किसी के ऊपर भेदभाव रखने की भावना नहीं था। उनमें यह भेदभाव नहीं था कि बेटे के लिए अच्छी चीजों को चुरा कर रखें और दूसरों को आधी अधूरी शिक्षा दे दे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। फिर इस पंक्ति से क्या हम लोगों को शिक्षा मिलती है या क्या इसका आशय है, तो यहाँ पे समझेंगे कि इन पंक्तियों में बिरजू जी के मनोभाव का पता चलता है। उनमें पुत्र शिष्य का, लड़का लड़की का भेदभाव नहीं था। विचार में पवित्रता और गुरु की सद्यस्ता थी। ऐसा नहीं, आज के तो गुरु बहुत से ऐसे हैं जो अपने पुत्र के लिए रख लेते हैं कुछ चीजों को बचा करके, ठीक है ना। तो ऐसा बात नहीं है, वे ऐसा नहीं करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग में कहता है कि मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। अब यहाँ पे असिस्टेंट हूँ का मतलब क्या होता है और उस नाचने वाले का, असिस्टेंट का मतलब हम आपको बता दें कि यहाँ पे सहायक शब्द चल सकता है, ठीक है ना, सहायक शब्द। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या होता है उत्तर। कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक जित जित मैं निरखत से हूँ लिया गया है। इन पंक्तियों का संबंध लेखक के नृत्य और उनके व्यक्तिगत जीवन से है। बिरजू जी का कहना है कि मेरे नाच पर बहुत लोग खुश हो जाते थे, देखने आते थे और मेरे चाहने वाले मेरे आशिक, मरे आशिक नहीं होगा यहाँ पे, मेरे ध्यान रखेंगे, मेरे आशिक हैं। लेकिन फिर भी बिरजू महाराज स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मेरा क्या है, लोग तो मेरे नृत्य की वजह से मेरी तारीफ करते हैं, मुझे चाहते हैं। मेरे और लोगों के बीच जो प्रेम संबंध है वह नाच के कारण है, उसमें मैं कहाँ, वहां तो कला है, नाच है, मैं तो उस नाच का असिस्टेंट हूँ। जाहिर सी बात है, यदि हम दोनों में या कह सकते हैं हम में और आप लोग जो वॉच कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनमें क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, यही तो रिलेशन है कि अगर मेरे अंदर उस तरह का एबिलिटी नहीं होता तो आप मुझे जानते नहीं ना मैं भी आपको जानता। तो यही चीज यहाँ पे ये कहते हैं कि मुझे लोग नहीं पसंद करते हैं, मेरे नाच को लोग पसंद करते हैं, मेरा जो कला है उसको लोग पसंद करते हैं और मैं तो उसका असिस्टेंट हूँ, जो नाच रहा है उसका असिस्टेंट हूँ। क्योंकि इस नाचने वाले के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अपना शरीर से योगदान दे रहा हूँ, सिर्फ नाच रहा हूँ, जो जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे मैं कर रहा हूँ। तो यही चीज यहाँ पे वो समझाते हैं।
फिर इस पंक्तियां का मतलब समझे तो कहता है कि इन पंक्तियों में बिरजू जी अपने को और नाच के बीच लोगों का प्यार, स्नेह, सम्मान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि सम्मान मेरा नहीं मेरे नाच का है, मैं तो उसका सहायक हूँ। इस प्रकार कला या गुण सर्वोपरि है, आदमी कुछ नहीं उसकी गुणवत्ता की पूजा होती है। सही बात है। अगर बताओ कोई वैसा भी व्यक्ति होगा जिसे आप नहीं जान रहे हो, ठीक है ना, तो क्यों नहीं जान रहे हो? क्योंकि उसके पास उस तरह का गुण नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जैसे अगर हम लोग बात करें पीएम की, तो अभी बच्चे बच्चे जान रहे, क्यों? क्योंकि उस तरह का उसमें गुण है। तो यही चीज यहाँ पे बिरजू महाराज अपने साक्षात्कार में कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कहता है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो देखो, अगर यहाँ पे जज की बात करें तो बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि माँ उनकी जो गलती होती थी या उनके पिता से तुलना करती थी। क्यों तुलना करती थी? क्योंकि माँ उनके पिताजी के समय से देख रहा है कि उनके पिताजी कैसे नाचते थे, कैसे पॉपुलर हुए, कैसे प्रसिद्ध, उनको मतलब एक प्रसिद्ध नर्तक बने। तो इन सारी चीजों को वो अपने माता से पूछते थे कि माँ मैंने कोई गलत तो नहीं किया, या बाबूजी के तुलना में मैंने कुछ कम तो नहीं किया। तो ये सारे चीज में अपने माँ को वो क्या करते थे, बहुत बड़ा जज मानते थे। तो इसका उत्तर फटाफट से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे उत्तर में लिखा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे तो अम्मा देखती थी, वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे और बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम करते थे। यानी वो अपनी अम्मा से पूछते थे कि देखो अम्मा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ऐसे मतलब पिताजी करते हैं या पिताजी में और कोई डिफरेंस है, तो इसलिए वे अम्मा इनमें कमी और अच्छाई को देखती थी और उसके बाद वो बोलती थी और ये अपने बाबूजी से कहते थे कि देखिए पिताजी हमने अच्छे से नहीं करा, हमको ये चीज सिखाइए वो चीज सिखाइए, ठीक है ना। तो इसलिए जज मानते थे। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? तो जनरली है कि आज से बहुत समय पहले की आप नृतक को देखें और आज के नृतक को देखें तो बहुत से डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि पहले के लोग के पास इतना साधन नहीं था, वो सिंपली नाच गान करते थे। आज के डेट में देखो तो स्टेज चाहिए, लाइट चाहिए, साउंड चाहिए, पता न क्या क्या चाहिए, तो एयर कंडीशन चाहिए, फैन लगा होना चाहिए, स्टेज थोड़ा भयावह होने चाहिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वो कहते हैं कि पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे। पहले के जमाना क्या करते थे, वो अपने जितना उनके अंदर कला था वो प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के लोग कला नहीं प्रदर्शन करते, अपने फैशन डिजाइनिंग को प्रदर्शन करते हैं। कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगहों में गलीचे पर गड्ढा खांचा या इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। आपने देखा होगा गांव में, अगर आपने नाच देखे होंगे, नृतक देखे होंगे, तो कहीं पर भी उसे नचा दिया जाता है। लेकिन यही यदि आप सुपरस्टार को मंगाते हो तो उसके लिए स्टेज शो वगैरह पता न क्या क्या मतलब करने पड़ते हैं। तो यही चीज कहता है। लेकिन जो स्टेज शो वाले होते हैं वो कला का प्रदर्शन कम करते हैं और अपने अंदर का जो कह सकते हैं, अपने अंदर का जो एटीट्यूड वगैरह है उनको वो लोग ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। तो वही यहाँ पे बिरजू महाराज जी भी कहते हैं, लेखक आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय भी मानते हैं, बना लेते हैं। उस समय न एयर कंडीशन होता था, न बहुत अधिक सुविधाएं होती थी, उसके बावजूद भी लोगों के अंदर उत्साह होता था, जो नृतक थे उनके अंदर उत्साह होता था। लेकिन आज सुविधा की पूर्णता होते हुए भी खोट निकालने की परिपाटी विकसित है। यानी आज सभी चीजें फिर भी लोग कहते हैं कि अच्छा डांस नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं है। तो इन सारी चीजों को फर्क बताते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो था वो क्लियर हुआ। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके भाषा से व्याकरण, ठीक है ना, भाषा से व्याकरण वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।